नमस्कार, जासिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव और मेरे साथ हैं आज मेरे सहयोगी गौतम ठाकुर। और आज हम बात करने वाले हैं किसानों के मुद्दे पर ही, क्योंकि गौतम जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है किसानों के मुद्दे के को लेकर, कि वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीते 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जब से किसान हमारे लगातार ठिठुरती सर्दी के बीच में किसान जो हैं वो दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। उन्होंने सर्दी तो झेली ही है, लेकिन साथ ही बारिश का मौसम भी उन्होंने वहां पर झेला है। और किस खूबसूरती से उन्होंने इस पूरे समय को वो पार कर रहे हैं। अपने आप में एक मिसाल ये जो आंदोलन है इस बार किसानों का, वो बनता जा रहा है। और इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आज वहां पर रियलिटी क्या है, किस तरह का माहौल है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। आज बात करेंगे कहानी अपने हक और संघर्ष की को लेकर। तो कहानी अपने हक और संघर्ष की, जो बीते लंबे समय से किसान लड़ रहे हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट टॉक करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप दर्शक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। गौतम, सबसे पहले तो क्योंकि आपने एक लंबा समय बिताया है वहाँ किसानों के बीच में, मतलब अपने आप में एक एक्सपीरियंस है वो अनुभव करने वाला, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्जैक्टली एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है। आप जब भी किसी भी रियलिटी ग्राउंड पर आप जाते हैं, चाहे कुछ भी कोई भी इवेंट हो, उसकी एक अलग ही कहानी आपको समझ में आती है, अलग ही कहानी आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर, तो शुरू से ही एक इमेज जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया पर जो है वो बनती हुई नज़र आती है कि स्टार्टिंग से ही दिखाया गया कि किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जा रहे हैं, पूरी सुविधा है, गद्दे लगे हैं, चार्जिंग पॉइंट है, सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सारी फैसिलिटी एक तरीके से दिखाई गई है। वहाँ पे हर तरीके के लंगर दिखाए गए हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आम से आम चीज़ तक जो है वहाँ पर मुहैया है। एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर जो है बड़ी से बड़ी चीज़ भी संस्था जो है वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, यानी कि किसी भी तरीके की वहाँ पे किसानों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, अगर आप देखें कि कोई भी अपने घर से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता, चाहे उसे होटल में रहने का मौका मिले, अच्छा खासा खाना खाने को मिले, लेकिन उसे चैन की नींद तभी आती है जब वो अपने घर, अपने बिस्तर पर होता है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो सड़कों पर रहे, हाईवेज पर रहे, बिल्कुल, चाहे उसके पास कोई भी फैसिलिटी हो। लेकिन दिन तो कैसे ना कैसे कट जाता है अवंतिका, लेकिन जब रात होती है, जब पारा गिरता है दिल्ली का, तब वो अच्छे खासों की जो है वो कहा जाए कि एक तोड़ने के लिए काफ़ी होता है उस इंसान को। आपके पास चाहे कितनी भी फैसिलिटीज़ हों, वो जो एक ट्रॉली होती है जिसको आपने कवर किया होता है, वो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि रेफ्रिजरेटर की तरीके से काम करने लग जाता है, क्योंकि लोहा है, वो ठंडा तापमान में और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आप उसमें गद्दे भले ही कितने लगा लें, लेकिन जब हवा चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी और सबसे इमोशनल छू लेने वाली चीज़ है कि एक अच्छे खासे घर में रहने वाले लोग, वो बुजुर्ग जिन्हें अपने नाती पोतों के साथ होना चाहिए, अपने परिवार के साथ होना चाहिए, जिन्हें इस वक्त आराम करना चाहिए बेसिकली, वो भी डटे हुए हैं। और सबसे दुख देने वाली बात यह है कि हर दिन कोई ना कोई किसान वहाँ पे अपनी जो है वो जान दे रहा है, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हो, चाहे वो घर जाते हुए एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट से उसकी जान जा रही हो। तो वो एक चीज़ जो है वो नज़र आती है। देखिए, आपने ये तो बताया कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और ये तमाम जो है चीज़ें वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन असल में सवाल मेरा ये भी होगा कि माहौल कैसा है वहाँ पर। उससे पहले कुछ सवाल जो हैं वो भी हम दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर। क्या आज के हम सवाल हैं, एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। आप दर्शक मेरे साथ कॉल करके जुड़कर इन तमाम सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। सवाल ये कि किसान आंदोलन से क्या मिली है सीख, क्योंकि इस बार में अपने आप एक अनोखा आंदोलन ये चल रहा है जो
दिल्ली की सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। सवाल ये कि क्या अब बदलेगी भविष्य में होने वाले आंदोलनों की रूपरेखा, क्योंकि अब तक आंदोलन एक अलग तरह से जो है वो हमने होते देखा है, लेकिन ये वाला आंदोलन सबसे अलग है। क्या आवाज उठाने के लिए अब अपनाया जाएगा अहिंसा का ही रास्ता, जिस तरह से किसानों ने इस बार अपनाया है? ये भी अद्भुत इस बार है। सवाल ये कि आंदोलन स्तर पर दिखे टैलेंट को लेकर क्या है आपकी राय? जो वहां पर अलग अलग टैलेंट लोगों के देखने को मिल रहे हैं, उसे लेकर आप दर्शकों की राय क्या है, ये आप जरूर शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। बताना है आपको कि आप क्या समझते हैं कि इस बार के आंदोलन से क्या सीख मिल रही है या क्या सीख लेनी चाहिए। खास बात ये भी है गौतम कि अब तक अगर चाहे जाट आंदोलन हुआ, चाहे गुर्जर आंदोलन हुआ, चाहे इससे पहले तमाम जो आंदोलन हुए, कि होता ये था कि अच्छा आपको अपनी बात मनवानी है, तोड़फोड़ करो, आग लगाओ, देश को बर्बाद एक तरह से वो जो है वो देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता था। लेकिन इस बार बिना कोई नुकसान के, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कहीं कोई आगजनी नहीं हुई है, उसके बिना सरकार पर इतना प्रेशर है इस समय किसानों का कि अब सरकार जो है ऑलमोस्ट किसानों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। तो ये भी अपने आप में अद्भुत है इस बार। एक चीज़ मैं अवंतिका ये भी क्लियर कर दूं कि जब भी आंदोलन होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का आंदोलन हो, उसमें कभी भी आंदोलनकारी जो होते हैं वो तोड़फोड़ नहीं करते हैं। कुछ जो है हम शरारती तत्व कह लें या कुछ बीच में घुसे हुए लोग कह लें, जो इस चीज़ को भड़काते हैं और कई मायनों में जो है लोग भड़क जाते हैं। अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत सिस्टमैटिक वे से जो है वो शुरू से चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कभी किसी को मौका मिले तो एक बार जो है वो ज़रूर सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर जाकर, एक चाहे आप किसी भी पक्ष में हो, कोई मायने नहीं रखता कि आप किसानों के समर्थन में हैं या नहीं हैं, आपको एक बार जाके वहाँ का सिस्टम ज़रूर देखना चाहिए कि जब आप जाते हैं तो कई किलोमीटर पहले से ही ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और जहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली शुरू होती हैं वहीं से लंगर की भी शुरुआत हो जाती है। बेसिकली आपको, अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो आपको लंगर कई जगह पे मिलेगा। पंजाब और हरियाणा के जो टोल प्लाजाज हैं वो किसानों की तरफ से फ्री करवा दिए गए हैं, तो आपको कहीं पे रुकना भी नहीं होगा। आप सीधे जो है डायरेक्टली दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचते ही आपको लंगर से आपका स्वागत होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलीज पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जो वहाँ पर है, जो भी सिंघू बॉर्डर के बीच से जा रहा है, उसको वही नौजवान जो वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं वही उसको सिस्टमैटिक तरीके से क्रॉस करवा रहे हैं ताकि जाम ना लगे। पहली चीज, गंदगी जो लंगर से होती है वो ना फैले, इसलिए वो खुद झाड़ू लेकर तमाम सड़कों की सफाई कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको शुरुआत में ही देखने को वहां पर मिलती हैं। नौजवान बुजुर्गों के साथ मिलकर जो है वो धरने पर तो हैं, और इंस्ट्रक्शन जो बुजुर्गों से उन्हें मिलती है कि आपको सड़क गंदी नहीं रखनी है, आपको जाम नहीं लगने देना है। सुबह से ही वो शुरू हो जाते हैं, और रात को जब भी मैं वापस भी आया हूं, जब रात को हम लोग निकले हैं, तब भी नौजवान वहां पर डटे हैं ताकि रात को भी ट्रैफिक की दिक्कत ना हो। क्योंकि आपका हाईवे है, वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज आ गए हैं, रोड कंजस्टेड हो गया है, तो वहां पे आने जाने में दिक्कत होनी है, और उसको नौजवान ही क्लियर करवा रहे हैं। बिल्कुल। जब आप धीरे धीरे अंदर जाएं तो आपको बहुत चीजें नजर आती हैं। एक टैलेंट की जब हम बात कर रहे थे, हमारा एक सवाल था कि इसको किस तरीके से और टैलेंटेड किया गया। यहाँ पे एक मानसिकता जरूर जो है वो सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से बदलती हुई नजर आएगी। एक कहा जा रहा था कि किसान को ये बिल समझ में नहीं आ रहे हैं, और एक ये मानसिकता भी है कि किसान है तो वो गरीब होगा, वो अनपढ़ होगा। इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं वो मानसिकता जरूर बदल दी है। जब आप वहां पर टेक्नोलॉजी देखें, जब आप वहां पर किताबों के लंगर देखें, जब आप वहां पर ये देखें कि किस तरीके से ट्रॉली टाइम्स जो है वो चलाया जा रहा है, कि सिर्फ आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है उसको एक न्यूज़पेपर की शक्ल देकर वो जो वहीं पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसे और धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जाने कि एग्जैक्टली इस आंदोलन का मकसद क्या है, इस आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है, और जो बाहर चीजें दिखाई जा रही हैं क्या वो वही चीजें हैं जो अंदर वास्तविकता में हो रहा है। ये उनका मेन मकसद जो है इस वक्त नजर आता है। और भी बहुत सी चीजें हैं अवंतिका, जब आप जाएंगी तो आपको वहां पे जरूर वो चीजें नजर आएंगी कि एक ये होता है कि हाईवे पर अगर फीमेल जुड़ना चाहती हो उस आंदोलन से तो वो कैसे जुड़े। कई संस्थाएं आगे आ रही हैं, कई किसान जो हैं वो खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो है महिलाओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। उनके लिए अलग से टेंट की व्यवस्था की गई है, उनके लिए वॉशरूम जो है वो तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि वो आंदोलन में आए,
आराम बिल्कुल। से रहें, उन्हें किसी तरीके की जो है वो दिक्कत ना हो। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाएं जो है हर वो एक हिसाब से की जा रही हैं जी कि किसी को भी कोई भी समस्या ना हो। और एक बहुत सिस्टमेटिक वे में ये पूरा आंदोलन है जो चल रहा है और इतने लंबे समय से चल रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की भी कोई नेगेटिव घटना जो है वो नहीं घटी है। ये अपने आप में मिसाल है। इसके बारे में और भी बात करेंगे गौतम, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात करें किसानों के आंदोलन की ही, क्योंकि लंबा समय हो गया है किसानों के इस आंदोलन को चलते हुए और इस मामले में अभी तक भी कोई जो है निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों और सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये जो वार्ता है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी सख्त नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब चूंकि ये तमाम चीजें तो हम देख ही रहे हैं, क्या वार्ता हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन असल में हमें यह भी जानना जरूरी है कि जहां पर आंदोलन कर रहे हैं किसान या जिस स्थल पर किसान बैठे हुए हैं वहां पर किस तरह का माहौल है और कैसे ये आंदोलन जो है वो इतने लंबे समय तक जो है वो खिंच सका है, क्या इसके पीछे जो है ड्राइविंग फोर्स है। अगर हम गौतम इसकी बात करें कि कैसे ये एक सिस्टम से तमाम चीजें वो चल रही हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो वहां पर बुजुर्ग हैं, हालांकि बार बार सरकार की ओर से भी कहा गया बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को घर वापस भेज दें क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, मौसम बिगड़ रहा है, तो ऐसे में जरूरत है कि वो लोग अपने घर पर जो है कम से कम रहें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि बुजुर्गों को घर लौटाएं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों का रोल इस आंदोलन में जो है वो एक जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं और संभाल के रखते हैं परिवार को, वैसे वाला है? बिल्कुल अवंतिका, एक हम बात कहते हैं कि होश और जोश दोनों चीज़ें साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस आंदोलन में जोश की बात करें तो वो नौजवान हैं और अगर होश की बात करें तो वो बुज़ुर्ग हैं, और दोनों बहुत साथ में चलते हुए बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। वो वजह यही है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो साथ में हैं, और एक तरीके से नौजवानों ने भी ये चीज़ मान ली है कि वो अपने लेवल पर कुछ नहीं करेंगे जब तक उनके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग उनके साथ हैं, उनके लीडर्स उनके साथ हैं, उनके कहे बिना वो आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। और इसी वजह से जो है ये सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, क्योंकि नौजवान होते हैं वो जल्दी चीज़ों को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। जल्दी कहा जाए कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती होती है तो वो कहीं ना कहीं अपना जोश दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो ज़रूर जो है वो आगे बढ़कर उन्हें संभालते हैं, आगे बढ़कर चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तभी जो है ये आंदोलन इतने कहा जाए कि सही तरीके से चलता हुआ नज़र आता है। अगर हम बात करें कि जब भी प्रदर्शन होते हैं तो जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। अगर हम देखें तो आने जाने के रास्तों को अगर हम छोड़ दें कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें जो है वो ज़रूर घूम फिर कर जाना होगा, डाइवर्ट कर दी गई हैं सड़कें ताकि उन सिंघू बॉर्डर के बीच से ज़्यादा लोगों को ना जाना पड़े। लेकिन हम वहाँ पे आसपास के लोगों की अगर हम बात करें, वहाँ पे पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें तो वो बंद हो गए हैं। तो वहाँ के मालिकों ने क्या किया है कि उन्होंने पूरी तरीके से उस जगह को सील करने की बजाय उन्होंने उसे खोल दिया है। वो खोल इसलिए दिया है कि वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज आके पार्क हो जाए। वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं उनके वो उन किसानों को इस्तेमाल करने दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल पंप के मालिक खुद उन्हें मुहैया करवा रहे हैं। तो ये चीजें भी वहाँ पर देखने को मिली है। सहयोग जो है वो आसपास की जगहों से जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का लंगर लगा है जहाँ पर किसानों के कपड़े जो हैं वो खुद धोकर जो है वो एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने 3-4 वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं और वो लोग किसानों के कपड़े धो धो के उन्हें दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम भी धो देते हैं और किसान जो है वो खुद आकर अपने कपड़े इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट धो लेते हैं। अब मशीन चलनी है तो उसके लिए जगह चाहिए रखने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब जिस प्लॉट के बाहर वो खड़े हैं उसी प्लॉट के मालिक ने, वो हरियाणा से है, उन्हें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है। वो 4-5 मशीनें जब तक चल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। हमने कोशिश की कि उनसे बात की जाए, लेकिन वो इतने शाय थे कि उन्होंने कहा कि सर मैं बस सेवा करना चाहता हूं और मैं मीडिया में नहीं आना चाहता। तो ये भी एक चीज है कि लोग अपना बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक और बात गौतम जो बार बार कही जा रही है कि आखिर कैसे किसान जो है वो इस आंदोलन को खींच पा रहे हैं या फिर उन्हें कहां से फंड ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या लोगों का सहयोग और लोगों का समर्थन ही है जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है वो इतना आगे बढ़ पाया है या बढ़ रहा है? मेरा ये भी सवाल जो है वो किसानों से रहा था कि बहुत से लोग हैं, बहुत सी मीडिया अदारे हैं जो कहते हैं कि आखिर
इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से हो रही है, लंगर की इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से हो रही है जहाँ पर अच्छी से अच्छी चीज़ आपको जो है वहाँ पर मुहैया हो जाती है। क्योंकि अगर आप आज की तारीख में अवंतिका दाल चावल का लंगर, दाल रोटी का लंगर भी लगाना चाहें तो वो भी इतना आसान नहीं होता है। एक बहुत बड़ा आपको जो है वो पैसे की ज़रूरत रहती है, लेकिन वहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें हैं। तो उनका बेसिकली यही कहना है कि हमारे जो भाई हैं, भाई इन द सेंस कि हरियाणा जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है। भले ही, क्योंकि अगर हम टिकरी बॉर्डर पर जाएं तो वहां पर हरियाणा के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और दोनों ही राज्य मिलजुल कर जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक शरदाई होता है अवंतिका, लंगर चलता है जिसमें बादाम और कई चीज़ें डाली जाती हैं ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट रहे, उसका स्पेशली लंगर चलाया गया। तो जब मैं उसको कवर करने गया तो मैंने वहाँ पे एक बुजुर्ग सरदार जी थे, उनसे पूछा कि सर ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। वो कहते हैं कि ये गुरु का लंगर है, हम दिल खोल के इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लंगर सेवा करते हैं और बिना ये सोचे कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं, कम ना पड़ जाएं, हम सिर्फ काम कर रहे हैं और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो लगातार इन चीज़ों की जो है वो पूर्ति करते जा रहे हैं, ये चीज़ें हमें मुहैया करवाते जा रहे हैं। क्योंकि एक जब बात आती है कि लोगों की मदद करने की तो बढ़ चढ़ कर लोग आते हैं। एक दूसरा बातें अवंतिका ये भी कही जाती हैं कि फंडिंग बाहर से हो रही है। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे बच्चे बाहर नहीं हैं, क्या हमने अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा है, क्या कनाडा में पंजाबीज नहीं रहते हैं। क्योंकि जब भी अगर हम संस्थाओं की बात करें तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो एनआरआईज के द्वारा की जाती है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो बच्चे, जो नौजवान बाहर गए हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं। वो एक वहाँ से भी जो है एक हिस्सा आता है, वहाँ से भी जो उनकी मेहनत की कमाई है वो इस जो है प्रदर्शन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है, क्योंकि उनके ही पेरेंट्स यहाँ पर हैं। दूसरा, अगर मैं देखूं सोशल मीडिया की बात करूं तो कई फुटेज अवंतिका हमने देखी होगी कि हर गांव में हर घर से कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो एक छोटे से पैकेट में आपको शक्कर दी जाए या फिर जितना वो अनाज आपको दे सकते हैं वो आपको दिया जाए। हर गांव, हर घर जो है इस आंदोलन में जो है वो मदद करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए गौतम, एक चीज़ और कि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जब किसानों ने पहुंचना शुरू किया था दिल्ली, तो उस समय किसानों ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि हम 6 महीने का राशन लेकर चल रहे हैं और 6 महीने तक हम जो है कम से कम अपनी तैयारी के साथ चल रहे हैं, और अगर आगे ज़रूरत होगी तो हमारा राशन हम और ले आएंगे। तो उस समय ये बात थी कि 6 महीने तक ऐसे कैसे ये लोग राशन को खींचेंगे। और उसके बाद में हमने देखा जब तस्वीरें आनी शुरू हुई अगले ही दिन से कि वहाँ पर लंगर जो है वो शुरू हो गया है। और सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे किसान जो वहाँ पर हैं, वो जो भी आ रहे हैं वहाँ पे, चाहे मीडिया पर्सन है, चाहे पुलिस कर्मी है, चाहे राहत चलता कोई और लोग हैं, सबके लिए वो लंगर है। यानी किसी को भी मनाही नहीं है कि नहीं हम बाहर से आए हैं तो ये हमारे लिए राशन हम लेकर आए हैं। तो ये भी अपने आप में कि वहाँ पर ऐसे कहते हैं ना कि जब जितना आप बांटते हो उतनी चीज़ आपके पास और होती है बांटने के लिए, तो वो चीज़ है जो दिख रही है यहाँ। एग्जैक्टली, बेसिकली वहाँ पे जब हम गए और हमने ये सवाल जो है कई ट्रॉलीज के पास जाके किया, और हर ट्रॉली के पास से एक ही जवाब आता है कि अभी हम जो राशन लाए हैं ना 6 महीने का, वो हमारी ट्रॉली में ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने उसे छुआ तक नहीं है। और हमारी जो मदद है वो हरियाणा के भाई कर रहे हैं, पंजाब के भाई कर रहे हैं। एक अवंतिका यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो देखने में आई है अगर हम राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति के एंगल से देखें तो राज्य भिड़ते हुए नजर आते हैं, आपस में झगड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो SYL का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, कोई और आरक्षण का मुद्दा हो, उन चीज़ों पर जो है वो लड़ते झगड़ते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन असलियत ये होती है कि कोई भी जो राज्य की जो आवाम है वो नहीं चाहेगी आपस में लड़ना। एक एग्जाम्पल जरूर इस आंदोलन ने सेट कर दिया है कि राजनीति चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन भाईचारा जो है वो लगातार बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा हालांकि एक ही राज्य से 2 राज्य बने हैं और आपस में दोनों भिड़ते भी हैं कितने ही मुद्दों को लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जो सेटल नहीं हुए दोनों स्टेट्स के बीच में। लेकिन इस आंदोलन में ये बात तो साफ कह दी कि नहीं, हम हैं भाई तो हैं। हाँ, कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा वाले कह रहे हैं, मतलब दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि हम भाई ही हैं। क्योंकि इस आंदोलन में जो है भाईचारा बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आया है। चाहे राजस्थान के किसान आकर इस आंदोलन में जुड़ रहे हों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ किसान वहाँ पर पहुँच रहे हों, हर किसी में भाईचारा ज़रूर नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो
कम से कम आपको हर जगह पे एक ग्रुप जरूर नजर आएगा जहां पे पंजाबी, हरियाणवी तमाम जो लोग हैं एक साथ बैठे हुए आपको नजर आएंगे और दिन भर की दिनचर्या को लेकर वो बातें करते हुए आपको मिल जाएंगे और आपका वक्त जो है वो बहुत आसानी से पास हो जाता है कि और उनके तजुर्बों को आप सुनेंगे ना तो आप जरूर हैरान रह जाएंगे। उनकी जिंदगी जो उन्होंने जी है वो सारी चीजें आपको वहां पर निचोड़ जो है वो नजर आता है। बिल्कुल गौतम, साथ ही क्योंकि आप इतने समय तक वहाँ पर रहे हो, है ना, और आपने सब एक्सपीरियंस लिया है, ग्राउंड पर आप रहे हो, तो ग्राउंड का निचोड़ वहाँ पर क्या कुछ है वो सब आपको पता है। आपकी अगर वहाँ पर ऑफ द कैमरा बात हुई, क्योंकि कैमरे पर आपने जो सवाल किया उन्होंने उसका उसी तरह से जवाब दिया, लेकिन आपकी जब अपने पर्सनल लेवल पर वहाँ पर बातचीत हुई, चाहे महिलाओं से हुई, चाहे बुजुर्गों से हुई, चाहे नौजवानों से हुई, तो उनकी सोच और उनका कहना क्या है? देखिए, अगर हम आंदोलन को लेकर बात करें कि आंदोलन को लेकर उनका क्या कहना है, तो चाहे आप ऑफ कैमरा बात कीजिए चाहे आप ऑन कैमरा बात कीजिए, एक ही चीज उनकी जबान पर है कि वो नहीं जाने वाले हैं। ये डेथ वारंट उनका कहना है कि ये तीनों कानून हैं और वो वापस करवाकर ही जो है अपने घर वापस जाएंगे। जैसे ही सरकार ये बोल दे कि वो इन कानूनों को वापस ले रही है वो तुरंत अपने घर की ओर चल देंगे। लेकिन बिना उसको वापस करवाए, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, इनफैक्ट वहां पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पेरेंट्स अपने 2.5 साल के बच्चों को वहां पर लेकर पहुंचे हुए हैं अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि आखिर प्रदर्शन कैसा होता है। देखिए, ये आंदोलन जहां तक मुझे लगता है कि इतिहास तो ये बनने वाला है। इतिहास एग्जैक्टली अवंतिका ये है, क्योंकि हमारी जनरेशन ने इससे पहले अपनी आंखों से ऐसा आंदोलन नहीं देखा है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठे होते हुए हमने नहीं देखा है। बिल्कुल हमने, हाँ, इसके बारे में गौतम हम और बात करेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप दर्शक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा आप ज़रूर बने, अपने व्यूज़ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। आपको क्या लगता है किस तरह से अपने आप में एक अनोखा ये आंदोलन है या अलग ये आंदोलन है, और क्या सीख इस आंदोलन से मिलती है, ये भी आप ज़रूर अपने विचार जो है इस पर शेयर कीजिए। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं और कहानी अपने हक और संघर्ष की, जो किसान इस समय दिल्ली के बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है गौतम वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आप दर्शकों से भी ये जानना चाहती हूँ आपकी पर्सनल ओपिनियन इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर। आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ जो है आपने अलग देखा है इस बार के इस किसान आंदोलन में, या बाकी आंदोलनों से कैसे ये अलग आपको नजर आता है पर्सनल लेवल पर? ये आप अपने आप अपने जो व्यूज हैं वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। अपने व्यूज अपने ओपिनियन इस मंच के जरिए शेयर करने हैं। गौतम, हम दर्शकों से तो कह ही रहे हैं अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए, साथ ही साथ आपके भी व्यूज और ओपिनियन जो है वो जानने जरूरी है। देखिए, अहिंसा आंदोलन हमने सुना था, महात्मा गांधी के समय को हम याद करते हैं कि कैसे उन्होंने जो है सत्याग्रह और कैसे अहिंसा के पथ पर उन्होंने चलने की जो है बात कही थी। अब इस आंदोलन में वो वाला दौर कहीं ना कहीं नजर आता है क्या आपको? क्योंकि हिंसा नहीं अहिंसा का रास्ता चुना है कि हम शांति से बैठेंगे, हम दिल्ली के बॉर्डर्स पर यहीं पर डटे रहेंगे, पर हम जो है मतलब अपनी मांग मनवाने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं, सिर्फ बैठे हुए हैं वहां पर और वही दबाव काफी है। बेसिकली अवंतिका, कोई भी आंदोलन हो या कोई भी मुद्दा हो, उसे सुलझाने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है शांति से और बातचीत से ही जो है वो रास्ता निकलता है। अगर आप कभी भी उग्र होते हैं या तो उससे हालात बिगड़ते ही हैं, समाधान कभी नहीं निकलता। और शायद ये बात किसान बखूबी जानते हैं, इसीलिए जब भी उन्हें बातचीत का प्रस्ताव मिलता है, किसान बिना किसी ना नुकुर के वहाँ पर जाते हैं, बातचीत करते हैं। भले ही उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है अभी तक, लेकिन वो बातचीत करते हैं और कई घंटों की जो है वो मीटिंग चलती है विज्ञान भवन में दिल्ली के। और कई बार किसानों को निराश, पिछली जो मीटिंग्स की अगर हम बात करें, 2 मांगे मानने के बाद सरकार ने कहा था कि वो 2 मांगे जो है वो मान लेगी, लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि वो 50% मांगे नहीं है हमारी, वो तो वो मांगे हैं जो
एक कहीं पीछे आती हैं, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसके ऊपर सरकार अभी तक बात नहीं कर रही है। और पिछली 2 मीटिंग में किसान जो है विज्ञान भवन से निराश होकर भी बाहर जो है वो निकलते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक चीज देखने वाली है कि कई घंटों की मीटिंग, कई दौर की मीटिंग के बावजूद राइट। भी अगर समाधान ना निकलता हुआ नजर आए तो निराशा जरूर जो है वो हाथ लगती है। एक तरफ जहां सरकार है जो ये कहती है कि आप बीच का रास्ता कोई ढूंढ लीजिए, हम कानून जो है वो वापस नहीं कर सकते, हम संशोधन कर सकते हैं। दूसरी तरफ किसान इसी बात पर डटा हुआ है कि ये हमारे डेथ वारंट हैं, इनको आप वापस लीजिए, इनमें कमी पेशी की तो गुंजाइश है ही नहीं। राइट। और मुख्य तौर पर उनका ये भी कहना है कि अगर इसमें संशोधन ही करना है तो आप ये मानते हैं कि ये गलत है। बिल्कुल, अगर ये चीज बिल्कुल। गलत है तो आप इसे पूरी तरीके से वापस लीजिए, उसके बाद कुछ कमेटियां बैठाइए, उसमें किसान को भी जोड़िए और दोबारा इस पर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल की, तो वहां पे कई चीजें अवंतिका नजर आती हैं। सबसे पहले हमने बात की कि सहयोग की, कि भाईचारा जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरा, बुजुर्ग और जवान जो हैं एक साथ चलते हुए इस आंदोलन में तालमेल नजर आ उनका रहे हैं, नजर आ रहा है, तालमेल बहुत बिल्कुल। बखूबी बैठा हुआ है। और हम बात करें कि एक तरीके से हमारी जनरेशन के लिए हिस्ट्री ही है, बिल्कुल। क्योंकि 1988 में टिकैत जी के नेतृत्व में जो है एक आंदोलन चला था जिसमें बिल्कुल, 5 लाख दस्तावेज में कहा जाए तो दिल्ली में किसान गए थे, बिल्कुल। जिनकी मांगे ये थी कि उनको जो है वो गन्ने के ऊपर जो है वो एक उचित मूल्य मिले, बिजली और पानी की जो दरें हैं वो कम बिल्कुल। की जाएं, सब्सिडी की जो है वो मांग की गई थी, जो कि राजीव गांधी द्वारा मान भी ली गई थी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो वैसे ही एक आंदोलन जो है वो चल पड़ा है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो किसान पहुंच रहे हैं और लगातार ट्रॉलीज जो हैं किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत का वो आंदोलन था, लेकिन उसके बाद में 90s की जो जनरेशन है उसके आगे कोई ऐसा आंदोलन नहीं आया, तो ये कम से कम याद रखने वाला ये एक याद आंदोलन रखने होगा वाला आंदोलन कि हमने भी अपने जो है समय में ऐसा आंदोलन देखा है आगे। एग्जैक्टली। जी। लेकिन गौतम, जैसे आपने जिक्र किया कि जो मीटिंगों का दौर हुआ और उसमें जो है क्योंकि किसानों की मांग थी, 4 बिंदु थे जिन पर बात होनी थी, 2 पर सहमति बन गई, 2 पर बननी बाकी थी, जिस पर ही संघर्ष असल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने 2 पर सहमति बनाई और ये कह दिया कि 50% मांगे मान ली गई हैं, 50% बाकी हैं, तो ये एक स्मार्ट प्ले था सरकार का। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि किसानों का तो यही कहना है कि ये 50% मांगे नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांग है, मेजर मांग वही है कि 3 कानून वापस हो, एमएसपी पर गारंटी, और इस पर बात नहीं हो पा रही है। और जो किसानों जो बातें सरकार ने मानी है वो एक बहुत बाद की चीज है, क्योंकि बिजली एक कानून के ऊपर था, तो उसमें वो प्रस्तावित कानून था, यानी अभी तक आया भी नहीं था। तो सरकार ने बोला कि चलो हम नहीं ला रहे इस कानून को। एक था पराली जलाने को लेकर जिसमें जुर्माने का जिक्र था, तो उसको भी वापस ले लिया। लेकिन असल में मेन जिस मांग के साथ किसान अपने अपने राज्यों से दिल्ली की सीमा पर पहुंचे हैं, वो 2 मुख्य मांग की सबसे बड़ी और सबसे पहली कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस सरकार ले, और इससे कम पर वो तैयार नहीं है। बिल्कुल। दूसरा कि एमएसपी को लेकर जो है कानून सरकार बनाए। अब यही 2 पे तो असल में पेच फंसा हुआ है, और यही पेज जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वही है, मीटिंग्स के दौर हो रहे हैं, अभी तारीख पे तारीख जो है लगातार मिलती जा रही है, लेकिन समाधान जो है वो नहीं आता है। देखिए, कहने को एक जोक जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि अब तक तारीख जो है वो अदालतें देती थी, तारीख पे तारीख, पर यहाँ सरकार के साथ भी यही हो रहा है कि तारीख पे तारीख। एग्जैक्टली, यही वो चीजें हैं जो नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम आपको वापस सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तरफ ले चलें तो वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि क्या ये सच में कोई आंदोलन है, क्या ये कोई धरना प्रदर्शन है, जहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जहां पर लोग एक बहुत बड़ी तादाद में बैठकर अपने लीडर्स को सुनते हैं, उनकी बातें, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। वहां पर कई नौजवान उन किसानों को संबोधित करते हैं, कई नेता जो हैं, राजनीतिक नेता नहीं, किसान नेता, क्योंकि राजनीति से जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को काट लिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ना आ पाए। बिल्कुल। हेलो अवंतिका जी, नमस्कार। सतीश। नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद अवंतिका जी, और मेरी नमस्कार गौतम जी को भी। गौतम जी से मुलाकात हुई थी पिछले साल एक दफा, ये गीत जी के साथ बैठे थे, तो तब इनके विचार हमने सुने थे गौतम जी के। गौतम जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी इस साल दी बधाई होवे। आपको भी सर। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, भारत में आज 12 तारीख है, कल लोहड़ी है, तो आप दोनों को भारत में लोहड़ी की सुंदर मुंदरी है। आपको भी सर, बहुत बहुत मुबारक आपको भी लोहड़ी का त्योहार। धन्यवाद जी। गौतम जी, मेरा आपसे एक स्पष्ट प्रश्न है, प्रश्न नहीं, एक तरह से मेरा आग्रह है कि आप थोड़ी मेरी सहायता करें समझने में। मेरी इच्छा है
कि जैसे 3 हफ्ते पहले जस्टिस बोबड़े साहब ने जिस वक्त ये सारे ग्रुप उनके सामने जाके खड़े हुए थे तो 3 प्रमुख बातें कही थी चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा था किसानों को, हम आपकी हालत समझते हैं। दूसरी बात, हमें आपसे सहानुभूति है। तीसरी बात, उन्होंने सरकार की तरफ मुंह करके थोड़ा गुस्से के लहजे में कहा था कि किसान जिस हालत में आपके पास आए हैं आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आखिर पे फिर वो किसानों की तरफ मुखाबित हुए और उन्होंने किसानों से कहा, आप जहां पे बैठे हैं वो आपका हक है, सत्याग्रह सतीश जी, करना माफी के आपका साथ हक आपको है। रोकना चाहूंगी सर, एक बहुत छोटा सा ब्रेक हमें फटाफट लेना होगा, उसके बाद तुरंत आपको ऑनर करते हैं। जी, छोटा सा ब्रेक फॉर नाउ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं और सतीश चंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका और अपना सवाल आप पूरा कर सकते हैं। जी, मैं जल्दी से बात करूंगा। तो गौतम जी, सोमवार को भारत में जब ये चीफ जस्टिस साहब के सामने ये दोनों ग्रुप्स फिर से गए तो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में सरकार को बोली कि ये तीनों कानून या आप रोकिए नहीं तो हम रोकेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हटा देंगे, ये बड़ा अंतर है। उन्होंने हटाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा इसको रोकिए जब तक पूरी कंसल्टेटिव कमेटी इसको समझ ना ले। आप क्योंकि नाकाम रहे हैं फार्मर्स को कन्विंस करने में, ये आपकी कमजोरी है। आप इन 3 कानूनों को तीनों को रोकिए नहीं तो हम रोकेंगे। लेकिन इंसाफ देखते हुए उन्होंने किसानों की तरफ भी मुंह करके एक बात कह दी कि आपने जो शक्ति प्रदर्शन करके जो हासिल करना था कर लिया, हम आपके साथ हैं, लेकिन अब आपको इस जगह से हटना पड़ेगा, हटना पड़ सकता है। तो इसके ऊपर आप भी विचार कीजिए। और जैसे थोड़ी देर पहले अवंतिका जी ने भी कहा था और पहले भी हम आपस में इस चीज के ऊपर वार्तालाप कर चुके हैं कि अब जो है ना, वाकई वहां से परिवार के कुछ सदस्यों को वापस भेजना ही अच्छा है, क्योंकि इतनी शक्ति ना हम एक जगह लगा दें कि जिसकी जरूरत ना हो। इतनी शक्ति लगाएं जो पर्याप्त है और बाकी की शक्ति को पीछे संजो के रखा जाए। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है गौतम जी, क्योंकि आपके मतलब ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है, क्या वाकई चीफ जस्टिस बोबड़े साहब ने जो आज बात कही और उन्होंने ये कहा कि हम रिटायर्ड चीफ जस्टिस की कमेटी बना रहे हैं, यानी कि जो भी फैसला होना है उसकी इंडिकेशन उन्होंने आज ही दे दी पहले से, तो क्या ये करने से क्या किसान भी थोड़ा रीथिंकिंग और रीप्लानिंग करने शुरू कर दी है उन्होंने कि हाँ भाई कल परसों नहीं तो 2 दिन में हमें अपने कुछ साथियों को वापस पंजाब भेजना पड़ेगा या हरियाणा या यूपी वापस भेजना पड़ेगा? तो बस मेरा ये थोड़ा सा एक प्रश्न है गौतम जी, अगर इसके ऊपर आप और अवंतिका जी कुछ मेरे को प्रकाश डाल सके तो बड़ा धन्यवाद आपका। सर, अगर शुरुआत से ही मैं आपको इस आंदोलन के बारे में बताऊं तो किसान अपना पूरा मन बना के आया है कि वो इन कानूनों को वापस करवा कर ही जाएगा। आखिरी जो मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ किसान नेताओं की, अगर मैं उसकी बात करूं तो तब उनसे ये सवाल जो है मेरे द्वारा पूछा गया था कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कहा जाता है कि किसानों को यहाँ से उठकर जाना होगा तो किसानों का क्या रुख रहेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था सर कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी ऑर्डर आए हम यहाँ से उठ के नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं पर रहेंगे तब तक जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। ये उनके सीधे सीधे शब्द थे किसान नेता के।
तो अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि परिवार के कुछ सदस्यों को वापस भेज देना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किसान नेताओं को, तमाम लोगों को, तमाम किसानों को जुटाने के लिए मशक्कत ज़रूर करनी पड़ी होगी, और अभी भी जो है वो किसान लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक बार वापस भेज देना किसानों को तो शायद उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है कि सरकार पर जो इतनी मेहनत के बाद, इतनी मशक्कत के बाद, इतनी किसानों की शहादतों के बाद जो दबाव बना है, वो दबाव कहीं कम ना पड़ जाए। तो ये संभावनाएं बहुत कम है कि किसान जो है वो अपने कुछ जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें वापस अपने घर भेजेंगे। सतीश सर। जी जी, मैं समझ गया जी। एक होता है गौतम जी, जैसे ये अब हम किसान लोग वहां बैठे हैं ना, ये आर्मी टर्म में इसको कहते हैं छावनी लगाना। पूरे जो कुछ उनको चीजों की जरूरत है, बिल्कुल अपना आराम से हर चीज सिस्टमेटिकली अपनी लगा के वो जिंदगी की चर्या बिता रहे हैं, और लक्ष्य के ऊपर उनका पूरा ध्यान है। साथ में दूसरा एक शब्द आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द फोर्सेस। अब देखिए, आप के यूपी की तरफ से किसान आने शुरू हुए हैं, उत्तराखंड की तरफ से आने शुरू हुए हैं, पहले 2 हफ्ते सिर्फ पंजाब के फार्मर से, फिर हरियाणा से आने शुरू हो गए, फिर राजस्थान से आने शुरू हो गए। तो इस तरह जब आप रिसाइकल करते हो ना, तो आप जो ट्रुप्स जो कि टायर्ड है, जो थक गए हैं, उन ट्रुप्स को आप बैरक्स में भेज देते हो, और जो नए ट्रुप्स आए हैं वो आके कमान संभाल लेते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब था जी। और आखिर पे मैं फिर से उसी बात को सिर्फ दोहराऊंगा कि चीफ जस्टिस बोबड़े साहब ने ये कहा आज कि आपकी बात अब हम समझ गए हैं, और अब इस चीज का निर्णय समिति करेगी, और उस समिति के जो मुख्य है वो उन्होंने रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब का नाम भी ले दिया कि वो करेंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल वो तकरार वाली सिचुएशन इतनी नहीं है जितनी कि उनकी बात सुनने की है और खुद सोचने की है कि क्या इसमें कोई ऐसी जगह है कि जहां 1% हम भी इनकी बात मान लें। तो बस ये मेरा सतीश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि अभी तक देखिए हमने बहुत सारे आंदोलन जो हैं वो देखे हैं, और एक अलग तरह के आंदोलन देखे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान जो है वो प्रॉपर्टीज़ को या देश को वो पहुंचाने की कोशिश होती थी। उस तरह के आंदोलन काफ़ी देखे हैं, लेकिन क्या जैसे किसानों को समझा जाता था कि उतनी एजुकेटेड नहीं है, एक ये छवि किसानों की जो है वो रहती थी, तो इस बार बुजुर्गों ने, किसानों ने दिखा दिया है देश को कि इस तरह से भी आंदोलन जो है वो हो सकता है। अवंतिका जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मेरे तो दिल पे वो चीज चुभती है जिस वक्त 39 से 49 हुए, 49 से 50 हुए, 50 से 52 हो गए। आज हमारे 52 किसानों की शहादतें वहां पे हो चुकी हैं। मैं वो देख रहा हूं कि आज पंजाब कीमत क्या दे रहा है एक कामयाबी की। वो कामयाबी आने वाली नस्लों के लिए है, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूं जी कि आदमी जिए, मिट ना जाए इस तरह का कि जिस वक्त नतीजा आए तो नतीजा सामने देखने वाले अपने हाथ से उसको समेटने वाला कोई हाथ ना हो। तो मेरे तो जी दिल में सिर्फ दर्द है कि हर रोज मेरे किसानों की वहां शहादतें हो रही हैं। और अवंतिका जी, 21 साल से लेके 81 साल तक के किसानों की वहां पे शहादतें हो रही हैं। इसका जवाब तो ना कोई सरकार देगी, ना कोई पूछने वाला है। ये सिर्फ मेरी आत्मा देखती है यहाँ बैठे हुए दूर कि भाई हमारे किसानों की वहां शहादतें हो रही हैं। क्या अब जहां जब तक शहादत की जरूरत थी, लेकिन क्या अब एक मौका है? आज देखिए, लाला लाजपत राय ने भी सीने पे लाठियां खाई लाहौर सड़क पे, हाँ जी, लेकिन फिर एक वक्त आया, शहादतें हुई, उसके बाद मंजिल हासिल हुई तो लोग फिर अपना संभल गए। तो मैं वो कहता हूँ जी कि शहादतों का जो समय है वो मैं समझता हूँ अब थोड़ा उसके ऊपर रोका जाए। तो मैं बस गौतम जी यही आपसे पूछना चाहता था कि क्या वहां पे ऑफ द कैमरा किसानों से बात करते हुए कुछ आपको ऐसा लगा कि किसान थोड़ा सा अब सुनने के भी मूड में है? धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। भारत माता की जय। सर का यही, भारत माता की जय हो जी, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय हो।
सर का बेसिकली यही कहना था कि क्या वो सर्कुलेशन में जा रहे हैं, क्या वो उनकी बातें सुन रहे हैं। डेफिनेटली किसान उनकी बातें, प्रशासन की बातें सुन रहे हैं। और जो छावनी को पीछे हटाने की बात थी, तो एक सर्कुलेशन में किसान जो हैं वो चल रहे हैं सर, कि कुछ किसान जो हैं वो वापस अपने घर जाते हैं और बाकी किसानों के साथ जो है कुछ वक्त के बाद जो है वो वापस आते हैं। एक हर गांव में एक सर्कुलेशन चल रहा है कि एक ट्रॉली वापस जाएगी तो 2 ट्रॉलीज जो हैं सिंघू बॉर्डर पर उसकी जगह लेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेशन में एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती हुई नज़र वहाँ पर आ रही हैं। जी, इसके साथ ही गौतम की ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, तो किसानों की ओर से वहाँ पर जब आपने बात की कि अगर कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या किसान उसको मानेंगे, किसानों की ओर से इस बात को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि उस वक्त की अगर मैं बात करूं कि जिस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर था 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तो तब तक किसान इस बात पर ही अड़े थे कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए, हम पीछे नहीं हटेंगे कोर्ट जब के तक फैसले को भी नहीं मानेंगे। हाँ, ये चीज़ जो है वो साफ साफ किसान नेताओं की जो है वो ऑफ कैमरा और ऑन द कैमरा भी उन्होंने कही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सीधी सी एक बात है कि किसान जो है इस बार मन बनाकर आए हैं कि हम शांति से बैठेंगे, लेकिन तब तक बैठेंगे जब तक ये कानून जो है वो वापस नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ किसान जो हैं वो पहुंचे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और शुरुआत में ही उन्होंने अपने इरादे जो है वो साफ कर दिए थे कि पीछे हटने की तैयारी से तो वो नहीं जा रही हैं, चाहे कितना भी लंबा संघर्ष जो है वो क्यों ना करना पड़े, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब जिस तरह से सर्दी बढ़ रही थी या मौसम बदल रहा था उस समय, हालांकि सरकार को भी ये अंदेशा नहीं होगा कि किसान जो हैं वाकई में इस तरीके से दिल्ली का घेराव कर लेंगे या फिर इतने लंबे समय तक जो है वो दिल्ली की सरहदों पर डटे रहेंगे। इतनी ठिठुरन के बीच में हाड़ कपाने वाली सर्दी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद किसानों के हौसले जो हैं वो बुलंद नजर आ रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो शहादतें वहां किसानों की ओर से दी जा रही हैं उसको लेकर भी दुख होता है। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मसले का समाधान निकले, ताकि जो हमारे किसान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो तमाम लोग जो है अपने घर वापस लौट सकें। क्योंकि कितने ही लोग ऐसे होंगे जो शुरुआत से वहां पर डटे हैं, जिनके घर पर उनके लोग जो है वो इंतजार भी कर रहे होंगे। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।